नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। बहुत दिनों के बाद हम यूपीएससी वीकली क्विज शुरू कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा हर वीकेंड में एक क्विज लेके आने के लिए। तो आज हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले जैसा 3 सेकंड का टाइम दूंगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, among the following groups which all three countries are members of the Shanghai Cooperation Organization? Very easy question। अभी तो Shanghai Cooperation Organization that is SCO मीट भी चल रहा है। वीडियो पोस्ट कीजिए, फिर आंसर बताने की कोशिश कीजिए। Now the answer is option A, कजाकिस्तान, चाइना एंड किर्गिस्तान। देखिए SCO मेंबर्स याद करना वेरी इजी है दोस्तों। अभी के हिसाब से 8 मेंबर्स हैं, पर इस मीट में ईरान को भी ऐड करने का प्लान चल रहा है। यह सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो कौन कौन मेंबर्स है? इंडिया, पाकिस्तान तो है, रशिया एंड चाइना तो है। इसके अलावा 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से 4 है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। तुर्कमेनिस्तान मेंबर नहीं है क्योंकि तुर्कमेनिस्तान का एक स्टेट पॉलिसी है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर नहीं बनते। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? देयर इज अ टर्म यूज्ड फॉर दैट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने काफी बार डिस्कस किया है। एससीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। देखिए एससीओ द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह कंडक्ट होता है। रीजनली इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था रशिया में, आपको याद होगा 2001 में क्रिएट हुआ था। एससीओ चार्टर साइन हुआ था 2002 में एंड एंडेड इन फोर्स इन 2003। देखिए 2001 में एससीओ क्रिएट होने के पहले शंघाई 5 करके एक ऑपरेशन था जिसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान मेंबर्स थे। ठीक है, फिर 2001 में उज्बेकिस्तान ज्वाइन किया था, फिर शंघाई 5 बन गया एससीओ। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन हुआ था 2017 में एंड 17 सितंबर 2021 में इट वाज अनाउंस्ड दैट ईरान वुड बिकम ए फुल मेंबर ऑफ एससीओ। तो देखिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट हुआ है कि ईरान फुल मेंबर बनेंगे। हो सकता है इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट में ईरान को भी एज ए फुल मेंबर एससीओ डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन ए, कजाकिस्तान, चाइना एंड तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2, Shinyu Maitri exercise often heard in the news is related to which of the following countries? Again very easy question। वीडियो पोस्ट कीजिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पोस्ट करके। और द आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया एंड जापान। देखिए इंडिया एंड जापान के बीच में होता है दोस्तों शिन्यू मैत्री, बाइलैटरल एक्सरसाइज है। इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ होता है दोस्तों। एक कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में लिखा हुआ है, धर्मा गार्डियन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, 2018 से ये चल रहा है। फिर देखिए जिमेक्स बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान। फिर सहयोग काइजिन जॉइंट बाइलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द जापान कोस्ट गार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किमिंग 50 ऑफन हेard इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। व्हाट इज किमिंग 50? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बता दीजिए। Now the answer is option B, fully solar powered semi satellite drones। देखिए दोस्तों किमिंग 50 और मॉर्निंग स्टार 50 चाइना का फुल्ली सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन है। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वैसे इस तरह के जो न्यूज होता है ना, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको मतलब न्यूज में जो भी आता है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, ये जानना जरूरी है। वैसे भी कुछ डिटेल्स पढ़ ही लेता हूं। इट इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग हाई अल्टीट्यूड रिकनेसेंस अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरिंग फॉरेस्ट फायर्स, प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंट रिले। तो देखिए बेसिकली जितने फॉरेस्ट फायर्स होता है, ठीक है, ये सब मॉनिटर करने के लिए एक सेमी सैटेलाइट ड्रोन है दोस्तों। एंड इट इज पावर्ड एंटायरली बाय सोलर पैनल्स। तो देखिए सोलर एनर्जी यूज करेंगे, कंप्लीटली पावर्ड बाय सोलर पैनल से। एंड इट कैन स्टे एयरबोर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ऑब्वियस बात है दोस्तों, सोलर एनर्जी से तो ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा ना, फ्यूल खत्म होने का बात नहीं आता है कि नहीं। इट फ्लाइज अबाउट 20 किलोमीटर अल्टीट्यूड वेयर देयर इज स्टेबल एयर फ्लो विद नो क्लाउड्स। ये सब बेसिक डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आंसर इज फुली सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन लंदन ब्रिज ऑफन हेard इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। रीजनली ये न्यूज में आया था दोस्तों, आंसर बता दीजिए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 2, इट इज द फ्यूनरल प्लान फॉर क्वीन एलिजाबेथ II। देखिए क्वीन एलिजाबेथ II का डेथ हुआ था रीसेंटली, तो इनका फ्यूनरल प्लान का नाम दिया था दोस्तों ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ठीक है, अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना PMGKAY। वीडियो पोस्ट कीजिए
और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। Now the answer is option A, one only। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में आपने काफी बार सुना होगा दोस्तों। ये बेसिकली फ्री फूड ग्रेन्स माइग्रेंट्स को सप्लाई करने के लिए शुरू किया था। आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एम्स एट ensuring sufficient food for the poor and needy during the कोरोना वायरस क्राइसिस। तो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुअर एंड नीडी को फूड ग्रेन सप्लाई करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेके आया था। नाउ स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है दोस्तों? पहले स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा था? इट इज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत टू सप्लाई फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स एंड द पुअर। वेरी करेक्ट है कि नहीं? बेसिक डेफिनेशन है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मेन एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। गलत है दोस्तों। इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सॉल्यूशन के लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट का, वो है स्वामित्व स्कीम, है कि नहीं? पीएम स्वामित्व करके आया था, उसका फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द डिसीज बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली एक डिसीज के बारे में 3 डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। ये कौन सा डिसीज है आपको बताना है। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, सिकल सेल डिसीज। देखिए, सिकल सेल डिसीज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इनहेरिटेड ब्लड डिसीज है दोस्तों, बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर होने का चांस है। अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए कॉमन है। इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन, द मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स दैट डिलीवर्स ऑक्सीजन टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है? नाउ पीपल विथ दिस डिसीज हैव ए टिपिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस, ध्यान दीजिएगा, which can distort red blood cells into a sickle और crescent shape। तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स को सिकल शेप में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, इसलिए इसे सिकल सेल डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट ही गलत है दोस्तों। क्या लिखा है? इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए दोस्तों, इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करते हैं दोस्तों ड्रग इंडस्ट्री के लिए हमारे देश में, ठीक है? स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। डिटेल्स लिखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। सॉरी, मैंने आपको बोला स्टेटमेंट्स 2 and 3 गलत है, दे आर करेक्ट। इट प्रमोट्स पब्लिक एंड एनिमल हेल्थ इन इंडिया। केवल पब्लिक हेल्थ नहीं, एनिमल हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं दोस्तों। बेसिकली देखिए, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स क्या होना चाहिए, इसके लिए ऑफिशियली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ये सेट करते हैं, ठीक है? एंड तीसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? इट डेवलप्स आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज फिंगरप्रिंट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन आर्टिकल अंडर टेस्ट। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस सब्सटेंसेस। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या होता है? देखिए, हमारे देश में जितने भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर होता है ना, उसका नाम से आपको पता चल जाएगा उसमें क्या कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक वेबसाइट में लेके जाऊं, ये देखिए, इधर कुछ ड्रग्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि डेसिटाबाइन, ब्रोमफेनाक, सेराक्टाइड, टाजाडोलिन एक्सेट्रा। अब ये ड्रग्स का जो नाम है ना, उससे आपको पता चल जाएगा उसमें क्या कंटेंट है। जैसे कि डेसिटाबाइन, इसका जो अबेन है ना, ABIN, इसका मतलब यह है इसमें अरेबेन है, सिटाबाइन है, ये सब कुछ केमिकल्स है। फिर ब्रोमफेनाक, ये तो आपने सुना होगा, ब्रोमफेनाक का जो AC है ना, इसका मतलब यह है कि इसमें एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स है। इस तरह अलग अलग है दोस्तों। देखिए, हर एक ड्रग का नाम ऐसा होना चाहिए। ये केवल इंडिया में रूल नहीं है, यूएस में है, यूके में। वैसे जो वेबसाइट आप देख रहे हो ये यूएस का साइट है। इस तरह इंडिया में भी है। सफिक्स होना चाहिए, प्रीफिक्स नहीं, ध्यान दीजिएगा। सफिक्स, सफिक्स मतलब ड्रग नेम का एंड में ऐसा कुछ आपको देना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि इसमें क्या कंटेंट है। समझ गए? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन है, पेन प्लस स्ट्रैटेजी द टर्म ऑफन हर्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रीजनल मीटिंग हुआ था अफ्रीकन कंट्री टोगो में। तो उधर अफ्रीकन कंट्रीज ने डिसाइड किया है
पेन प्लस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए। ये बेसिकली एक रीजनल स्ट्रैटेजी है टू एड्रेस सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एट फर्स्ट लेवल रेफरल हेल्थ फैसिलिटीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब क्या होता है? एक होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस जो वायरस की वजह से, कुछ पैरासाइट्स की वजह से स्प्रेड होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब जो हमारे डाइट की वजह से होता है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस हो गया, वो सब हमारे डाइट की वजह से होता है। वो सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, स्प्रेड नहीं होता है कि नहीं। तो इस तरह के डिसीजेस को एड्रेस करने के लिए, वो भी फर्स्ट लेवल रेफरल हेल्थ फैसिलिटीज में, जैसे कि इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है ना, तो उधर इस तरह के डिसीजेस को एड्रेस करने के लिए एक रीजनल स्ट्रैटेजी डेवलप किया है अफ्रीकन कंट्रीज ने। तो यह है पेन प्लस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पेन प्लस स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अगला है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 2, 3 एंड 4 ओनली। देखिए, आर्टिक काउंसिल में इंडिया मेंबर नहीं है, आरसीईपी में इंडिया मेंबर था, अभी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में तो इंडिया बिल्कुल मेंबर नहीं है, क्योंकि वो तो इस्लामिक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ एक एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों आफ्टर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 57 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज इसमें मेंबर है, 4 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है। मुस्लिम वर्ल्ड का एक कलेक्टिव वॉइस आप बोल सकते हैं। रीजनली इंडिया में जब नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था। पर देखिए, चाइना में उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो अट्रोसिटीज हो रहा है, इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कुछ बोलते नहीं है, थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जद्दा सऊदी अरेबिया में है। इंडिया मेंबर नहीं है, पर इंडिया को 2019 में ऐसे गेस्ट बुलाया था ओएसी ने, पर पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए पाकिस्तान उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। वैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान का रोल बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विथ न्यूक्लियर पावर इन ओएसी। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों। ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, ये बेसिकली ट्रेड डील है दोस्तों बिटवीन आसियान नेशंस एंड चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आसियान नेशंस में 10 कंट्रीज है जो साउथ ईस्ट एशिया में है, वो और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक ट्रेड डील है, बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किया जाएगा। यह है आरसीईपी। इंडिया पहले मेंबर था, पर इंडिया बाद में आरसीईपी से बाहर निकल गया, क्योंकि देखिए दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन करने से डेवलप्ड कंट्रीज को तो फायदा होगा, इंडिया को भी तो फायदा होना चाहिए ना। इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए कोई भी कंट्री चाहेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, पर इंडिया को भी तो फायदा मिलना चाहिए ना। तो इंडिया ने बोला भाई नहीं, बहुत हो गया, आरसीईपी से हम बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो आरसीईपी का मेंबर नहीं है इंडिया अभी। फिर हम डिस्कस करेंगे I2U2 इनिशिएटिव के बारे में। ये एक नया ग्रुपिंग है दोस्तों, इसमें इंडिया, इसराइल दैट इज I2, फिर यूएसए एंड यूएई है दैट इज U2। ठीक है, तो I2U2 में कौन कौन है? इंडिया, इसराइल, यूएसए एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो द आंसर इज ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10। वैसे I2U2 के बारे में भी कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टर्म्स रोमिंग मैंटिस, अनुबिस, बियानलेन, समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज रीजनली आर रिलेटेड टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, साइबर अटैक्स। सॉरी, मैंने इधर 1, 2, 3, 4 लिखा है, ABCD होना चाहिए था। ठीक है, तो साइबर अटैक्स है बेसिकली ये जो अनुबिस, रोमिंग मैंटिस, बियानलेन वगैरह। देखिए, अनुबिस मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस, इट हैज बीन टारगेटिंग एंड्रॉइड यूसेज सिंस 2017। ठीक है, और रोमिंग मैंटिस is believed to be a financially motivated threat actor that started targeting European users। तो बेसिकली ये सारे साइबर अटैक्स है दोस्तों, मालवेयर है। मालवेयर मतलब क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर का एब्रिविएशन है मालवेयर। इसके बारे में भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था मालवेयर के बारे में। कौन सा वायरस है? सोवा वायरस ना, सोवा वायरस करके एक वायरस आजकल घूम रहा है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था मालवेयर क्या होता है, फेमवेयर क्या होता है, ठीक है, ट्रोजन क्या होता है। फिर देखिए बियानलेन मालवेयर के बारे में, इट इज एन एंड्रॉइड बैंकिंग ट्रोजन फर्स्ट सीन इन अक्टूबर 2018 एज ए ड्रॉपर फॉर एंड्रॉइड मालवेयर सच एज अनुबिस। तो ये सारे बेसिकली साइबर अटैक्स है दोस्तों, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिसेंटली भी इसके बारे में कुछ न्यूज़ आया था, क्योंकि ये सोवा जो वायरस आया है इससे रिलेटेड रोमिंग मैंटिस, अनुबिस, बियानलेन ये सब के बारे में आर्टिकल आया था। फिर क्वेश्चन 11, कुर्मी कम्युनिटी ऑफन हेard इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए।
Now the answer is option A. It is traditionally a non-elite tiller caste in the lower Gangetic plain of India. देखिए कुर्मी कम्युनिटी से रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज आया था, डेली न्यूज में हर्षित शाह ने शायद कवर किया था। ट्रेडिशनली नॉन एलिट टिलर कास्ट है दोस्तों, लोअर गैंगेटिक प्लेन ऑफ इंडिया में कल्टीवेशन करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सथेन रीजन्स ऑफ अवध, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ बिहार में। ठीक है, और भी कुछ डिटेल से आप पढ़ सकते हो दोस्तों। इनकी तरफ से एक डिमांड रहा है कि कुरमाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का और इस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने का। वैसे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कौन कौन सा है 8th शेड्यूल में? 22 लैंग्वेजेस है, आप सबको पता ही होगा। उसमें कुरमाली लैंग्वेज अभी के लिए नहीं है, इसको भी इंक्लूड करने का डिमांड आया था, इसलिए न्यूज में आया था। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके बारे में भी मैंने आपको डेली वन लाइनर्स में बताया था। आंसर बताने की कोशिश कीजिए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, सॉरी मैंने वो ग्रीन वाला मार्किंग नहीं लगाया। जो भी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए क्या है, ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज द फर्स्ट एवर फुल्ली ट्रांसपेरेंट पब्लिक डेटाबेस दैट ट्रैक्स फॉसिल फ्यूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में कहां कहां पे फॉसिल फ्यूल्स है, अनएक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लोशन कहां कहां पे चल रहा है, ये सब के बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एक पब्लिक डेटाबेस है, वो है ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये लॉन्च किया है कार्बन ट्रैकर एंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स है। दिस इन्वेंट्री हैज डाटा फ्रॉम मोर देन 50,000, देखिए 50,000 ऑयल गैस एंड कोल फील्ड्स के बारे में डाटा है, वो भी 89 कंट्रीज में से। मतलब ग्लोबल प्रोडक्शन का 75% फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, या फिर जहां जहां पे लोकेशन है सबके बारे में डिटेल्स आपको ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में मिल जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 13, पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में है। इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ये बताना है बस आपको। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, इस पे कौन सा है करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। इसके बारे में भी मैंने आपको डेली वन लाइनर्स में बताया था। Now the answer is option B. It aims to reduce the use of chemical fertilizers by incentivizing states. देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज कम करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूसेज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लॉन्च करने वाला है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है पीएम प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, नाउ अराउंड 50% ऑफ द सब्सिडी सेविंग्स विल बी पास्ड ऑन एज ए ग्रांट टू द स्टेट्स। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, जो स्टेट्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज को कम करेंगे उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा। कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और कुछ डिटेल्स है दोस्तों, अंडर दिस ग्रांट 70% ऑफ द ग्रांट प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम कैन बी यूज्ड फॉर एसेट क्रिएशन। देखिए फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलेगा ना, उसका 70% यूज कर सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, और एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज को रिड्यूस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करने वाला है पीएम प्रणाम, दैट इज पीएम प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अब देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडिया जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये बात आपको पता होगा। इंटरनेशनल मार्केट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का दाम भी बड़ा है, पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, फार्मर्स को कम रेट में केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए केमिकल फर्टिलाइजर्स 100 रुपया पर किलो सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर से खरीद रहा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, फार्मर्स को 30 रुपीज पर किलो देते हैं, बाकी जो 70 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करते हैं। अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज को कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो सेव कर सकता है ना। तो जितने पैसे सेव करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आज ग्रांट्स प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को। अब स्टेट्स को जो ग्रांट्स मिलेगा उसका 70% वो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स सेटअप करने के लिए यूज कर सकता है। बाकी जो 30% है दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिवार्डिंग एंड एंकरेजिंग फार्मर्स। अब देखिए कोई अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूसेज को कम करके ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहा है तो उसको रिवार्ड कर सकता है ना। बेसिकली फार्मर्स को, कोई पंचायत अगर इनिशिएटिव ले रहा है उनको, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, तो उनको बेसिकली एंकरेजमेंट मिल जाएगा। तो ग्रांट्स का 30% एज रिवार्ड स्टेट गवर्नमेंट दे सकते हैं, बाकी 70% ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स सेटअप करने के लिए यूज कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, इट एम्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स। Question number 14. Why is a plant called Hevea
ब्रासिलियंसिस ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। देखिए रीसेंटली हेविया ब्रासिलियंसिस के बारे में कुछ न्यूज आया था, क्यों आया था ये बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज ए कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप फ्रॉम द ट्री स्पीशीज। देखिए नेचुरल रबर ट्री के बारे में आपने सुना होगा। नेचुरल रबर ट्री जिस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं ना वो है हेविया ब्रासिलियंसिस। अगर आप केरला आओगे आपको ये रबर ट्रीज देखने को मिलेगा, और भी स्टेट्स में है पर सबसे ज्यादा इंडिया में केरला में है, और केरला में सबसे ज्यादा रबर ट्रीज आपको देखने को मिलेगा मेरा डिस्ट्रिक्ट कोट्टयम में, जहां से मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। इधर से मुझे रबर ट्रीज दिख रहा है दोस्तों मेरे बगल में, ठीक है, इतना ज्यादा रबर प्लांटेशन से हमारा डिस्ट्रिक्ट में। नाउ नेचुरल रबर इज ए कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप फ्रॉम द ट्री स्पीशीज हेविया ब्रासिलियंसिस। इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये ग्रो होता है। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, इंडिया। नाउ इंडिया इज करंटली द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, बट इट इज ऑल्सो द सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मटेरियल ग्लोबली। देखिए हम 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पर हम सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर भी है। About 40% ऑफ इंडियाज टोटल नेचुरल रबर कंजप्शन इज करंटली मेड थ्रू इंपोर्ट्स। ठीक है, तो हमारा जो नेचुरल कंजप्शन का 40% हम इंपोर्ट से मीट करते हैं दोस्तों, बाकी 60% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आजकल रबर का ऑल्टरनेट मटेरियल्स भी आया है दोस्तों, वो भी यूज करते हैं जो सिंथेटिक रबर है। ठीक है, नेचुरल रबर कम यूज होता है। वैसे ये जो रबर ट्री है, रबर ट्री में से एक मिल्क निकलता है, वो मिल्क को बाद में ट्रीट करके रबर बनाते हैं। ये सब के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है। फाइनल क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। देखिए लोथल और धौलावीरा के बारे में तो आपने सुना होगा दोस्तों, दोनों के लोकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोनों स्टेटमेंट्स में, तो दोनों सही बता रहे हैं। पहले लोथल के बारे में, was one of the southernmost cities of ancient Indus Valley civilization located in गुजरात। ठीक है, इस सिटी का कंस्ट्रक्शन अराउंड 2400 BC में शुरू हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से लोथल में वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉन डॉक था। डॉक आप समझ रहे हो ना, जहां पे शिप से सामान लोडिंग अनलोडिंग वगैरह कर सकता है। ठीक है, यह है डॉक। तो देखिए ये जो डॉक है, इट कनेक्टेड द सिटी टू एन एंशिएंट कोर्स ऑफ सबरमती रिवर। सबरमती रिवर का एंशिएंट कोर्स कुछ अलग था, मतलब देखिए 2400 BC की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो सिटी एंशिएंट कोर्स ऑफ सबरमती रिवर से कनेक्ट होता था ऑन द ट्रेड रूट बिटवीन हरप्पन सिटीज इन सिंध एंड पेनिनसुला ऑफ सौराष्ट्र। समझ गए। अब धौलावीरा के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट है दोस्तों साउथ एशिया में धौलावीरा। रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हुआ था, शायद एक बार कंफर्म कीजिएगा। इसे डिस्कवर किया था 1968 में बाय आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति दोषी। ठीक है, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में टॉप 5 लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस में से एक है दोस्तों धौलावीरा। और कौन कौन सा है? मोहनजोदारो, गनवेरीवाला, हरप्पा, राखीगढ़ी एक्सेट्रा। 5th है धौलावीरा। नाउ धौलावीरा कहां पे लोकेटेड है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, नाउ धौलावीरा लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। इट इज लोकेटेड ऑन खादिर बेट आइलैंड इन कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। यही स्टेटमेंट आपको सेकंड स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन खादिर बेट आइलैंड इन कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। एंड पहला स्टेटमेंट है लोथल वाज वन ऑफ द southernmost cities of ancient Indus Valley civilization located in गुजरात। दोनों स्टेटमेंट सही, सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।